तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानवेद सचिन में। तो दोस्तों BTUP थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट। पहले ये सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर के अंदर थर्मल इंजीनियरिंग के नाम से चलता था, लेकिन लास्ट ईयर आपका नया सिलेबस आ चुका है थर्मल इंजीनियरिंग फर्स्ट का, जिसमें आप सभी को लास्ट ईयर के ही तरह सिलेबस दिया गया है, कुछ टॉपिक चेंज किया गया है। तो हम न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों की स्टडी कराने वाले हैं और यूनिट नंबर 1 का कंप्लीट डेमो लेक्चर देने वाले हैं आप लोगों को। और जितना भी लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि 12 घंटे की क्लास, 6 घंटे की क्लास, हम आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको हर एक टॉपिक पढ़ाते हुए चलेंगे। और आप सभी खुद बताइएगा कि जितना मैंने आप सभी को आधे से पौने घंटे में यूनिट नंबर 1 कवर कराया है, क्या इससे ज़्यादा कुछ और सीखने की ज़रूरत है? कि आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल कट टू कट पढ़ाऊँगा, वही पढ़ाऊँगा जो एग्जामिनेशन में आएगा। ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, आपको हमेशा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताता चलूँगा। तो न्यू सिलेबस 2026 के अकॉर्डिंग कंप्लीट कॉन्सेप्ट और ईजी एक्सप्लेनेशन और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आप सभी को हम बताने वाले हैं, जो कि आपको बेस्ड है नया सिलेबस 2026 के अनुसार। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको PYQ मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, एंड जो मेन प्रोवाइड करता हूँ वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हमेशा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को बता देता हूँ वो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए ऑफ़र वगैरह चलता रहता है, तो मेरा नंबर आप सभी नोट कर लीजिएगा और अपने ऑफ़र वगैरह का बेनिफिट लीजिएगा। और जनरली जो कूपन कोड होता है हमारा वो सचिन होता है, तो आप कूपन कोड सचिन अप्लाई करके अपना जो है बेनिफिट वगैरह लेकर के अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कोर्स लोगों के कोर्स से आधे से कम दाम में होता है और चीज़ें आपको बेटर देने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आप मेरे बारे में जानते होंगे तो मैंने आप सभी को बताया भी है और मैं करता भी हूँ ऐसे ही, कि मैं हमेशा अपने हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग पढ़ाई करवाता हूँ और आपको PDF के रूप में नोट्स देता हूँ, और उसी नोट्स का एक्सप्लेनेशन होता है आपके वीडियो लेक्चर में, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम मजबूती के साथ चल सके। तो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर में थर्मल इंजीनियरिंग की शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का हमारा नाम है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। यूनिट नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। अब आप थर्मल इंजीनियरिंग जो वर्ड सुन रहे हो आप, वो एक्चुअल में आप सभी का थर्मोडायनेमिक्स होता है। आप बीटेक करने जाएंगे, जैसा कि आप सभी को पता भी होगा कि मैं 2021 से 2024 बैच में पॉलिटेक्निक किया था। उसके बाद अब टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से मैं बीटेक कर रहा हूँ 2024 से 2027 बैच में, और इस समय फाइनल ईयर में हूँ। तो यहाँ बीटेक में आओगे तो आपको अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स मिलता है। और मैं आपको अपने बारे में अगर बता दूँ तो मैं AE-JEE की प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो AE और JEE लेवल के जो भी टॉपिक्स होंगे वो मैं आप सभी को यहाँ पे बताते चलूँगा। आपको आने वाले समय में JEE वगैरह के लिए भी कंप्लीट रोड मैप भी बताऊँगा, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्मोडायनेमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे कि भैया रोल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन इंजीनियरिंग। तो पहले आप जान लो कि थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, उसको समझ लो। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे तो नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा किसी भी तरीके से समझने में। तो आइए पहले हम थर्मोडायनेमिक्स को कैसे ठेठ भाषा में समझेंगे, फीलिंग को समझेंगे कि हमारी थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअल में है क्या। तो देखो, थर्मोडायनेमिक्स हमारे 2 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। क्या क्या? पहला है थर्म प्लस दूसरा है डायनेमिक्स। एक एक चीज़ों को मैं समझाऊंगा हिंदी में, ठीक है। थर्म का मतलब होता है हीट। क्या होता है? हीट, अर्थात ऊष्मा। और डायनेमिक्स का मतलब होता है मेरे दोस्त पावर। ठीक है, पावर को आप समझ रहे होंगे हिंदी में, ठीक है, पावर। तो आपका थर्मोडायनेमिक्स 2 चीज़ों से मिलकर बना है, थर्म प्लस डायनेमिक्स। अब इससे क्या होता है? तो इससे हमारा हीट लेकर के, ठीक है, कोई काम किया जाता है। क्या किया जाता है मेरे दोस्त? हीट लेकर के एनर्जी यूज किया गया, एनर्जी बनाए, काम किया। तो इन सब टॉपिक का डिस्कशन किसके अंदर होता है? थर्मोडायनेमिक्स के अंदर होता है। अर्थात थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत हीट, एनर्जी यानी ऊष्मा, ऊर्जा
एनर्जी मतलब ऊर्जा, ठीक है, और कार्य, ठीक है, इसका हम परस्पर अध्ययन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। एनर्जी का मतलब क्या है? एनर्जी का मतलब है कि काम करने की एबिलिटी, ठीक है, और हीट, हीट क्या है? ऊष्मा। तो ऊष्मा को हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया, एक दूसरे को आपस में इंटरचेंज करके हम क्या किया, आपको कार्य प्राप्त करके दे दिया, तो इसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स। लौटते हैं अपने नोट्स के ऊपर, तो नोट्स को रीड आउट कीजिए। थर्मोडायनेमिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जो ऊर्जा के रूपांतरण यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बोल रहे हो या एनर्जी इंट्रैक्शन बोल रहे हो, यानी ऊर्जा का एक दूसरे में रूपांतरण, ऊष्मा का रूपांतरण, विशेषकर हीट और वर्क के बीच के संबंध का अध्ययन कराती है। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड है, यानी ऊष्मा का क्या किया इसने, रूपांतरण किया। कैसे किया मैं अभी पूरे एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हीट और वर्क के बीच संबंध को दिखाती है। थर्मल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर आधारित एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग ब्रांच है जो ऊष्मा ऊर्जा के उपयोग और नियंत्रण पर केंद्रित है, यानी हीट और एनर्जी इन दोनों का यूज यहाँ पर होता है थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत। तो एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए हम लोग फिर से अपने नोट पॉइंट पर चलेंगे और वहाँ पर जो जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा आप नोट करते चलिएगा। तो हर एक चीज़ का एक एम होता है, एम का मतलब है उद्देश्य। जैसे आपका भी उद्देश्य है कि हम कॉलेज में अच्छा करें, कॉलेज लाइफ में अच्छा करें और अपने लाइफ में खुद भी अच्छा करें। तो उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स का एम क्या है? तो थर्मोडायनेमिक्स का एम ये है, ठीक है, कि ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड का मतलब क्या है? व्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित, व्यवस्थित एनर्जी ऊर्जा को प्राप्त करना कहाँ से? फ्रॉम नॉन ऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित, यानी कह सकते हो आप, कह सकते हो आप मेरे दोस्त, ठीक है, कि आपका स्पेलिंग यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है, कि आपका जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है एनर्जी का वो हम प्राप्त कर रहे हैं कहाँ से? नॉन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी हम एनर्जी इधर उधर भटक रही है उसको हमने यूज किया और एक व्यवस्थित ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं रोल ऑफ, जब थर्मोडायनेमिक्स आपसे पूछेगा तो इन एग्जाम्पल को नोट करना है। जैसे आईसी इंजन, क्या? आईसी इंजन। अब आईसी इंजन के अंदर क्या है? आपको इंटरनल कंबस्टन इंजन के बारे में बहुत कम पता होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाने की। आईसी इंजन यानी पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन को हम कहते हैं आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबस्टन इंजन। जो आप गाड़ियाँ यूज करते हो उनका जो कंबस्टन होता है वो गाड़ी के अंदर ही होता है, इसलिए उसको बोलते हैं इंटरनल कंबस्टन, यानी अंतर दहन इंजन होता है, अंदर ही ये आपका दहन प्रक्रिया होता है। तो इसके अंदर क्या होता है आईसी इंजन के अंदर कि आप पेट्रोल यूज करते हो, डीजल यूज करते हो। अब इस पेट्रोल डीजल की जो अव्यवस्थित ऊर्जा थी उसको क्या किया आपने? एक व्यवस्थित ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करके क्या प्राप्त किया? कार्य प्राप्त किया, ठीक है। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक्स का काम है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स का हमारा ये काम है। तो और क्या क्या थर्मोडायनेमिक्स से चल सकता है? पावर प्लांट। अब एक पावर प्लांट इंजीनियरिंग का एक मेन सब्जेक्ट होता है, लेकिन आपको पावर प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने को मिलेगा। जैसे क्या? बॉयलर। तो बॉयलर क्या करता है? स्टीम बनाता है। क्या बनाता है मेरे दोस्त? स्टीम बनाता है। अब जरूरी नहीं पेट्रोल से ही मिलेगा, कहीं से भी हमको क्या मिलनी है? ऊर्जा मिलनी है। और उस स्टीम को क्या करते हैं हम? टरबाइन की ब्लेड पर मूव कराते हैं। किस पर? टरबाइन की ब्लेड होती है उस पर हम क्या करते हैं? मूव कराते हैं। और टरबाइन क्या होती है? घूमती है। और यहाँ पे लगा रहता है शाफ्ट। और शाफ्ट क्या होगा? टरबाइन घूमेगी तो शाफ्ट घूमेगा और उसके साथ अल्टरनेटर कनेक्ट रहता है और अल्टरनेटर से क्या होती है? बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? थर्मोडायनेमिक्स का ही रूल है
कि थर्मोडायनेमिक्स से ही हमने क्या किया, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एनर्जी को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब उसका हम एक समुचित उपयोग करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा हम मैकेनिकल वर्क की बात कर रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स हमें यह समझने में मदद करेगा कि जो हीट एनर्जी है, ऊष्मा की हमने बात की, जो थर्मोडायनेमिक्स थर्म प्लस डायनेमिक्स से मिलके बना, थर्म प्लस डायनेमिक्स, यानी आपने क्या किया मेरे दोस्तों, हीट को लिया, हीट एनर्जी को लिया और आपने क्या किया, मैकेनिकल वर्क अर्थात पावर में कन्वर्ट कर दिया। डायनेमिक्स का मतलब क्या रह गया, पावर ही तो है, उसको आपने बदल दिया, तो वो हो गया हमारा एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। स्टीम इंजन है, गैस टरबाइन है, देखो गैस टरबाइन पहले सिलेबस में था, हटा दिया गया। इंटरनल कंबस्शन इंजन, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पेट्रोल डीजल को लेकर के किस तरीके से उसको कंप्रेस करके जला करके आपका गाड़ी चलता है। इसी तरीके से स्टीम इंजन होता है, स्टीम दे करके हम यहाँ पे मूव कराते हैं अपनी व्हीकल्स को। ठीक है, गैस टरबाइन यूज होती है, कहाँ पर यूज होती है गैस टरबाइंस, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, जेट इंजन्स, जेट विमान, रॉकेट में। ठीक है, यहाँ पे गैस टरबाइंस का यूज होता है। अब आते हैं अगला जो है थर्मोडायनेमिक्स के हीट ट्रांसफ़र की एनालिसिस के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स के नियमों का उपयोग करके यह विश्लेषण किया जाता है कि किसी सिस्टम में ऊष्मा कैसे बह रही है। अब आपने फिजिक्स फर्स्ट में इसके बारे में भी पढ़ लिया है, जितना मुझे उम्मीद है। तीनों को अगर हिंदी में लिख दूं मैं, तो चालन, संवहन और विकिरण, ये तीन तरीके से हीट का ट्रांसफ़र होता है। बचपन से आप एग्जाम्पल सुनते आ रहे हैं, कोई लोहे की राड हो, ठीक है, उसको यहाँ पे अगर हीट करते हो तो ये आपका हीट का ट्रांसफ़र हो जाता है और ये यहाँ पूरा लोहे की छड़ गर्म हो जाती है। ठीक है, ये आपका चालन हो गया। संवहन की बात करें तो आप किसी भी लिक्विड या पानी वगैरह को गर्म करते हो तो गैस ऊपर नीचे हो जाती है, तो ये हमारा आ गया आपका संवहन। और विकिरण, ये आपका कह सकते हैं कि मीडियम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, नो मीडियम होता है इसमें, नो मीडियम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे लिख दो पानी गर्म करना, जिससे आपको याद रहे। नो मीडियम का मतलब ये है वैक्यूम में होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, सूर्य का किरण हो गया, तो ये रेडिएशन हो गया। थर्मल इंजीनियरिंग में बॉयलर, हीट एक्सचेंजर, कूलिंग सिस्टम आदि के डिजाइन में यह बहुत आवश्यक होता है। अभी बॉयलर वगैरह हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि तीसरे यूनिट के अंदर होगा, तो आपको एप्लीकेशन पे जब हम पढ़ाएंगे बहुत डिटेल एनालिसिस कराएंगे। ये हमारा कंप्लीट डेमो लेक्चर है। मुझे आशा है कि आप लोग को ये डेमो लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हमारा यहाँ से एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन शुरू हो जाता है। अभी तक आपने थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जाना कि एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स हो क्या रहा है, यहाँ पे हीट वगैरह का यूज करके हम वर्क प्राप्त कर रहे हैं, आपने ओवरऑल समरी प्राप्त कर लिया। अब एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू हो चुका है। कौन कौन सा एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा वो मैं बताऊँगा, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट एंड सिस्टम, आप सभी से तीन चीज़ पूछ लिया जाता है डायरेक्टली कि स्टेट क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ये सब पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो पहला हम थर्मोडायनेमिक्स स्टेट को समझाते हैं। ठीक है, स्टेट जो है वो आप दो मीनिंग ले लीजिए स्टेट से। एक ले लीजिए अवस्था, यानी आप किस अवस्था में इस समय है, निद्रा अवस्था में है, स्वस्था अवस्था में है, प्रसन्ना अवस्था में है ना। तो अवस्था ले लीजिए किसकी, थर्मोडायनेमिक्स की। दूसरा स्टेट का मतलब राज्य भी हो जाता है। ठीक है, आइए हम अपने थोड़ा नोट वाले पॉइंट पे चल के एकदम जानदार तरीके से समझाते हैं आपको। तो स्टेट का मतलब जैसा कि मैंने बताया अवस्था। अब अपने आप से रिलेट करिए इसको। अपने आप से रिलेट करने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी अवस्था अच्छी चल रही हो, उदाहरण लीजिए और समझने की कोशिश करिए, हमेशा याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक। अगर आपकी अवस्था अच्छी चल रही होगी तो हो सकता है कि आपके पास पैसा भी अच्छा हो सकता है कि आपके पास रिश्ता भी अच्छा हो सकता है कि आपकी शादी भी तय हो रही हो, है ना। आपकी अवस्था अच्छी चल रही है। सेम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अच्छा चलना बुरा चलना नहीं होता है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, गुण होता है। जैसा कि मैंने गुणों को ही बताई कि आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास अच्छी रिश्तेदारी है, तो ये आपके अवस्था के अंदर आपका एक गुण है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत
कोई भी प्रॉपर्टी होती है, क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे कि प्रेशर यानी दाब, ठीक है, टेम्परेचर तापमान, इसको बताने की तो जरूरत नहीं, हिंदी में लिखने की जरूरत तो नहीं है, वॉल्यूम का मतलब आयतन, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है, जितने भी प्रेशर की वैल्यू हो गई, आयतन की वैल्यू हो गई, टेम्परेचर की वैल्यू हो गई, ये क्या होगा, एक निश्चित होगा, किसके अंतर्गत, स्टेट का मतलब मैंने जैसा कि बताया राज्य ले लो, कोई बाउंड्री ले लो, तो किसी सिस्टम के अंदर, कोई राज्य के अंदर, कोई बाउंड्री के अंदर प्रेशर की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू और वॉल्यूम की वैल्यू जो है पूर्णतः जो है निश्चित हो, एक फिक्स वैल्यू ली जा रही हो, पूर्णतः एक निश्चित तरीके से हो, डिफाइन की जा रही हो, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, स्टेट कहलाएगी। कि यहाँ इसका प्रेशर कितना है, इसका टेम्परेचर कितना है, इसका वॉल्यूम क्या है, इस राज्य के अंदर, इस बाउंड्री के अंदर जो स्टेट है यानी इसकी अवस्था है, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो निश्चित हैं, इसको बताया जा रहा है थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। तो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट समझ में आया कि थर्मोडायनेमिक्स स्टेट जो है वह स्थिति है, वह सिस्टम है, वह स्थिति है जहाँ प्रॉपर्टीज़ जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया आदि जो है उसके जो मान है वो निश्चित तरीके से हम डिफाइन कर सकें, उनका जो वैल्यू है वो एक निश्चित हम बता सकें, ये कहलाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स स्टेट। जैसे यहाँ पे बता सको आप कि प्रेशर 1 बार है, टेम्परेचर यहाँ पे 100 केल्विन है, वॉल्यूम बता दो आप कि 1 मीटर क्यूब है, तो एक निश्चित वैल्यू इसके अंदर बताई जा रही है। ये चीज़ ज्ञात होना ही थर्मोडायनेमिक्स उसका स्टेट कहलाता है। जैसा कि आपके बारे में कोई बता दे कि उसके पास 10,000 रुपये है, उसके पास 4 रिश्ते हैं, मान लो ये पी को वैल्यू मान लो 10,000 रुपये उसके पास इस समय है, उसके पास टेम्परेचर मतलब 10 रिश्तेदार हैं उसके पास मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी अवस्था को डिफाइन करना जो है यहाँ पे बताया गया थर्मोडायनेमिक्स स्टेट के अंदर, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो एक फिक्स होती हैं, किसके अंदर, अपने एक राज्य के अंदर अर्थात एक सीमा के अंदर। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं, इससे क्या रहता है जो हम बता रहे हैं उसको अगर आदमी समझ थोड़ा हल्का कम भी पाया तो नोट्स से बार बार पढ़ करके चीज़ों को याद करके वो एकदम एक्यूरेटली समझ पाएगा, ठीक है। आइए, स्टेट को हमने समझाया आप लोगों के सामने, ठीक है। चलिए, थोड़ा और भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं उनको समझेंगे अच्छी तरीके से, जिससे आपको क्लैरिफिकेशन ज़्यादा हो। तो नोट्स भी बहुत झन्नाटे तरीके से हमने लिखा है कि किसी भी टाइम एक ऊष्मागतिकी निकाय यानी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्थिति, स्थिति का मतलब होता है दशा, को उसके गुणों द्वारा परिभाषित किया जाता है। यानी आपकी जो दशा है, आपकी प्रॉपर्टीज, पैसा, आपका रिश्तेदारी, इन सब के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स में भी आपकी जो दशा है वो आपके प्रॉपर्टीज, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम के द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। जब इन गुणों का मान अगर बदलेगा, आपके पास पैसा कम होगा तो अवस्था भी बदल जाएगी, आपके पास पैसा बढ़ेगा तो अवस्था बदल जाएगी। इसी तरीके से जब प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस जो आपकी थर्मोडायनेमिक सिस्टम है उसकी अवस्था बदल जाएगी, अर्थात स्टेट चेंज हो जाएगा। उदाहरण भी दिया गया है यहाँ पर, एक बंद बर्तन में गैस यदि गर्म की जाती है तो उसका तापमान और आयतन बदल जाएगा, जिससे उसकी अवस्था अर्थात उसका जो स्टेट है वो बदल जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ लिखा जा रहा है, एक प्रणाली, एक सिस्टम की अवस्था को थर्मोडायनेमिक्स मापदंडों, मतलब मापदंड का मतलब एक स्टैंडर्ड, ठीक है, जैसे तापमान और आयतन, इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा को इंटरनल एनर्जी आदि के एक विशिष्ट सेट द्वारा वर्णित किया जाता है। जब विशिष्ट सेट जो है इसका मान बदलेगा तो प्रणाली की अवस्था बदल जाएगी। यानी मैंने सिंपल सा बताया कि जब किसी भी सिस्टम के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ निश्चित हैं तो वो उसकी अवस्था कहलाएगी। जब प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू बदलेगी तो अवस्था भी बदलेगी। तो अवस्था आपको डेफिनेटली हमने समझा दिया है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, वो है सिस्टम। तो आइए इसको हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं, फिर अपने पेन वाले सेक्शन में चलेंगे जहाँ पे आपको और डिटेल में समझा पाऊँगा। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो होता है वह क्षेत्र होता है। क्षेत्र का मतलब क्या होता है, रीजन। रीजन यानी ये कोई रीजन हमने ले लिया तो क्या है ये एक क्षेत्र है, ठीक है, जिसका अध्ययन किया जा रहा हो। मतलब थर्मोडायनेमिक्स के केस में हम कोई एक रीजन ले लिया
जिसका आप स्टडी कर रहे हो, सिर्फ इस रीजन का ही स्टडी करोगे आप। इसके बाहर क्या हो रहा है अपने को डजन मैटर, इस रीजन के अंदर क्या हो रहा है उसकी स्टडी करना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक इंजन, एक कमरे में हवा, एक रासायनिक प्रक्रिया। खैर हम आगे नोट्स के अंदर चलेंगे और डिक्लेयर करेंगे आपको, ठीक है। यह सराउंडिंग से घिरा रहता है। अब समझो कि मान लो ये पूरा सब कुछ जितना आपको दिख रहा है चारों तरफ से, सब सराउंडिंग है। अरे भाई आप पूरा जहाँ पे रह रहे हो, आप पूरे कमरे के अंदर सब चारों तरफ क्या है, सराउंडिंग है। उसमें आपने कुछ इतना बड़ा रीजन ले लिया आपने, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा सिस्टम। जहाँ पर आप इस रीजन के अंदर आप किसी चीज़ का अध्ययन कर रहे हो वो सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। और चारों तरफ सराउंडिंग से घिरा हुआ है, ठीक है। सिस्टम के बाहर जो होती है हर एक चीज़ होती है। सिस्टम और सराउंडिंग, परिवेश का मतलब सराउंडिंग के बीच ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच ऊर्जा और द्रव्यमान का आदान प्रदान हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में चलेंगे। आइए चलते हैं नोट पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, टीडी का मतलब थर्मोडायनेमिक सिस्टम लिख दिया है। तो यहाँ पे मैं ऐसी इस तरीके से बना देता हूँ आप लोगों को। ये आपका जो रीजन है, रीजन का मतलब ये जो एरिया आप सभी के लिए मिल रहा है, रीजन मिल रहा है, क्षेत्र मिल रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसके अंदर कुछ भी होगा, चाहे प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर होगा, इसके अंदर हम स्टडी करेंगे। यही सिर्फ फोकस्ड होगा, इसके अगल बगल का हमसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना रीजन हमारा होगा। अब देखो ये दो तरीके से हो सकता है। जैसे आप सिलेंडर पिस्टन के बारे में सुना होगा आपने, इस तरीके से होता है सिलेंडर पिस्टन, ठीक है। ये हो गया आपका पिस्टन और यहाँ से जुड़ा होता है आपके जो गाड़ी होती है, आपकी मोटरसाइकिल होती है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है। हमने एक डायग्राम बना दिया। यहाँ पे क्या होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं मेरे दोस्त, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये जो आपका जितने अंदर में गैस का मॉलिक्यूल्स है, ये वाला जो पोर्शन है, कलर चेंज कर दूँ जरा, आपको बहुत सा कुछ क्लैरिफिकेशन करने के लिए टाइम लग सकता है, बट ये वाला जो एरिया है ये क्या है, ये आपका एक सिस्टम है। इसके अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उसके ऊपर हमारी स्टडी हो रही है, अन्यथा और कहीं पर स्टडी नहीं हो रही है। तो जितना भी आपका एक फिक्स्ड रीजन होता है जहाँ पर किसी चीज़ की आप स्टडी करते हो, वो हमारा कहलाता है सिस्टम। तो आइए सिस्टम दो तरीके से होता है, उसको डिफाइन करते हैं। एक मतलब देखो सिस्टम भी दो तरीके से हो सकता है, एक हाइपोथेटिकल भी हो सकता है। आप कुछ इस तरीके से, आप बहुत बड़ा कमरा है, आपने क्या किया कि अपने हिसाब से कुछ दूर तक का सोच लिया, अपने दिमाग में सोच लिया कि यहीं तक की स्टडी हमको करनी है, तो हाइपोथेटिकल हो सकता है। यानी वहाँ पे कोई बाउंड्री वगैरह नहीं बनी है, लेकिन आपने एक इमेजिनरी बाउंड्री बना लिया कि ये इतना रीजन हमको यूज करना है। आइए सिस्टम को हम कई तरीके से डिवाइड करते हैं, तो आइए सिस्टम को हम समझाते हैं। सिलेबस में जो चीज़ें होंगी मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। सिस्टम दो तरीके से होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक क्लोज सिस्टम होता है, ठीक है। अब AEJE में ओपन सिस्टम को पूछा गया था। ओपन सिस्टम को कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। क्या कहते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। याद रखना, समझो मेरे दोस्त, मेरे साथ आप लोग AEJE की भी प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। एक होता है कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम और ये होता है कंट्रोल मास सिस्टम। आपको पता है AEJE में कुछ नया नहीं पूछा जाता। AEJE में आप सभी से वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो आपका पढ़ा होता है, वही घुमा फिरा करके। जैसे ओपन सिस्टम आपने सुना है, लेकिन इसे कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम नहीं सुना है, आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि मैं AEJE एस्पिरेंट हूँ, मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ तो आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। और लोगों का क्या है कि बस उसी में आपको घुमा फिरा के रखना है। खैर ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन गया हूँ, नहीं, लेकिन मैं जितना आप सभी को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको एक्यूरेटली पढ़ाऊँगा। आपको किसी भी प्रकार की AEJE से लेकर के और अपने एग्जाम से लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम अर्थात ओपन सिस्टम क्या होता है, आइए समझाते हैं आप लोगों को, विथ एग्जाम्पल समझाते हैं। ये आपको एक डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है। डायग्राम बना दिया हमने, ये देखो, यहाँ पे इन हुआ, यहाँ पे आउट हुआ, अर्थात इसको कहते हैं मास ट्रांसफ़र, यानी द्रव्यमान का ट्रांसफ़र जो होता है वो पॉसिबल होता है, ठीक है। यानी आपने देखा कि यहाँ से कुछ भी घुसा और यहाँ से इन हुआ और यहाँ से आउट हो गया, ये हमारा कहलाएगा कंट्रोल वॉल्यूम। इसको कहते हैं ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम क्या होता है, वही सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल ले लो। ये देखो, यहाँ पे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, यहीं पे ये कंप्रेस हो रहा है, ठीक है, यहीं पे ये कंप्रेस हो रहा है।
तो यहाँ पर मास ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल, यानी मास का ट्रांसफ़र नॉट पॉसिबल, यानी मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या कहलाया, क्लोज सिस्टम, यानी कंट्रोल मास सिस्टम इसको कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बता देता हूँ जो एग्जाम में लिखना है। ठीक है, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, देखो अगर ओपन सिस्टम की बात करें तो टरबाइन। अब भाई टरबाइन ओपन सिस्टम है, आपके ब्लेड पर जा रही है, घूम रहा है। ठीक है, पंप हो गया। ठीक है, पंप आपका बहुत तरीके का होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप जो आप गांव में चलाते हो, पंप जिससे चापाकल बोलते हैं हम लोग। उसके बाद आपका होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, जो आपका कह सकते हैं वो वाला पंप जो पंपिंग सेट होता है, जो जिससे खेत वगैरह सिंचाई होती है, उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। कंडेंसर क्या होता है, कंडेंसर वो जो लाइट वगैरह में लगता है, वो कंडेंसर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दूसरे कंडेंसर की बात हो रही है, ठंडा करने के लिए होता है, जो आरएसी यानी रेफ्रिजरेशन अर्थात एसी और फ्रिज में लगा होता है कंडेंसर। ये आने वाले समय में आप पढ़ पाओगे, बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा। बॉयलर चौथे यूनिट के अंदर है। बॉयलर का उपयोग जो होता है स्टीम बनाने के लिए यूज होता है, और स्टीम से हम क्या करते हैं, टरबाइन को मूव करा करके बिजली बनाते हैं। हीट एक्सचेंजर, आपका ये कंबस्टन चैम्बर, ये आपके एजे में पूछ सकता है कोई एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, पिस्टन सिलेंडर लिख लो। ठीक है, लेकिन पिस्टन सिलेंडर विथ क्लोज वॉल्व लिखना पड़ेगा, मतलब अगर आप इसके वॉल्व को ओपन कर दोगे यहाँ से, तो ये आपका ओपन सिस्टम बन चुका होगा। मुझे लगता है कि क्लैरिफिकेशन आपका हो पा रहा होगा। तो ओपन सिस्टम मास का ट्रांसफ़र पॉसिबल है, क्लोज सिस्टम मास का ट्रांसफ़र नहीं पॉसिबल है। क्लियर है इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। एक और सिस्टम होता है जिसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, ध्यान से याद रखिएगा, सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ हम लोग समझाएंगे। आइसोलेटेड सिस्टम क्या, आइसोलेटेड सिस्टम, इसके अंदर नो मास ट्रांसफ़र, ठीक है, नो मास ट्रांसफ़र, नो एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी न मास का ट्रांसफ़र होता है न एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एग्जाम्पल बता दूं, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। थर्मल फ्लास्क, आपने मिल्टन की बोतल देखी होगी, मिल्टन की बोतल आपने यूज की होगी, आपने गर्म करके चाय रख दिया, आपका कोई भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ना वो हीट का ट्रांसफ़र कर रहा है ना मास। जितनी चाय थी उतनी चाय की चाय रह जाएगी, जैसी गर्म थी वैसे वो रह जाएगी। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब ये है कि यूनिवर्स के आगे कुछ है नहीं, तो जो सब कुछ हो रहा है यूनिवर्स में हो रहा है, तो यूनिवर्स से कहीं ट्रांसफ़र हो ही नहीं रहा है। यानी ये मान लो पूरा ब्रह्मांड है, इसी के अंदर सब कुछ है, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा, यूनिवर्स के अंदर ही सब कुछ रह जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, तो एक और होता है आपका सिस्टम, वो होता है एडियाबैटिक सिस्टम। क्या होता है? एडियाबैटिक सिस्टम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग बताते हैं एडियाबैटिक सिस्टम के बारे में। याद रखना पड़ेगा, सारी चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं। एडियाबैटिक सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम आपका जो ये क्या नाम है आइसोलेटेड सिस्टम है, इसका सगा भाई है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो हीट ट्रांसफ़र, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होता है, बट वर्क का ट्रांसफ़र होता है। वर्क का ट्रांसफ़र कैसे हो सकता है, अभी एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा लगता है आपको, जब ठंडी पड़ने लगती है तो ठंडा लगता है कि नहीं लगता है, तो आप क्या करते हो कि पानी ले लेते हो, H2O का मतलब पानी होता है कि भैया कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद आप गरम करते हो इसको, एक रॉड नहीं आता गरम करने के लिए, उससे आप गरम करते हो। तो क्या पानी को कुछ कर रहे हो क्या? पानी आपका क्या है, पानी क्या है, जैसे कि जैसा है, मास का कोई ट्रांसफ़र हुआ नहीं हुआ। हीट का कोई ट्रांसफ़र हो रहा है क्या? हीट का कोई ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, लेकिन वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा है। यहाँ पे अंदर इसको डाल करके रॉड को डाल दिया आपने, और आपने क्या कर दिया, वर्क देना शुरू कर दिया। यहाँ से हीट नहीं निकल रही है, यहाँ से क्या हीट निकल रही है क्या? नहीं, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सिर्फ वर्क का ट्रांसफ़र हो रहा है। यही आपके आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है कि आपका नो हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन वर्क का भी ट्रांसफ़र वहाँ पर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे वर्क का ट्रांसफ़र आप कर पा रहे हो। इस तरीके के सिस्टम को हम कहते हैं एडियाबैटिक सिस्टम।
मुझे लगता है कि मैं सारों को एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया हूँ। आइए नोट्स की तरफ मूव करते हैं। तो सिस्टम एकदम क्लियर है आपको। अब आते हैं बाउंड्री के ऊपर। ठीक है, बाउंड्री के ऊपर क्या है बाउंड्री। तो जो हमने अभी सिस्टम ये बनाया हुआ है ये किसी बाउंड्री से ही बनाया हुआ है, तो ये जो कहलाती है बाउंड्री ही कहलाती है। यानी सिस्टम और उसके पास सराउंडिंग को अलग करने के लिए जो एक काल्पनिक या वास्तविक रेखा कहलाती है वो कहलाती है बाउंड्री। जैसे आपने अपने तरीके से सोच लिया कि हमको सिर्फ इतने ही रीजन में हमको काम करना है, तो वो एक काल्पनिक बाउंड्री है। लेकिन जब आपने सिलेंडर पिस्टन मान लो यूज कर लिया, ये सिलेंडर पिस्टन था कोई, तो इसमें जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे ये आपकी एक वास्तविक बाउंड्री हो गई। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, अलग करती है, उस बाउंड्री को कहते हैं हम, उस लाइन को, उस रेखा को कहते हैं हम बाउंड्री। क्लियर बात है। सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करने वाली रेखा को हमारी कहलाती है बाउंड्री। ठीक है, तो कई तरीके की बाउंड्री होती है। एक रियल बाउंड्री जैसा कि मैंने बताया, जैसे दीवार हो गई, पिस्टन हो गई। ये इमेजिनरी बाउंड्री जो होती है, जैसे हवा में कोई क्षेत्र आपने चयन कर लिया, आपने कुछ भी इलाका अपने हाथों से डिसाइड कर लिया कि इतना हमारा है, तो ये आपका जो हो गया इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। अब आता है सराउंडिंग। सराउंडिंग बहुत आसान है समझना। तो आपका ये कोई सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम को एक लाइन ने क्या किया है, ढक कर रखा है, उसको कहते हैं हम बाउंड्री। ठीक है, तो सिस्टम की जो बाउंड्री है यानी सीमा है, सिस्टम की जो सीमा के बाहर का जो एरिया है, ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है, सराउंडिंग। जहाँ पर हीट या कार्य के रूप में संपर्क हो सकता है, जहाँ पर सिर्फ हीट की बात होगी। जैसे आपने यहाँ पे एक गर्म कॉफ़ी को सिस्टम माना, तो उसके चारों ओर की जो हवा है वो क्या कहलाएगी, सराउंडिंग है। तो सिस्टम के चारों तरफ का जो इलाका होता है, ठीक है, जो बाउंड्री से सेपरेट होने के बाद का जो इलाका है वो हमारा कहलाता है सराउंडिंग। अब आता है यूनिवर्स। तो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को आपने मिला दिया तो वो हमारा यूनिवर्स कहलाता है। देखो ये हमारा कोई यूनिवर्स है, इसके अंदर आपने क्या कर लिया, सिस्टम सेलेक्ट कर लिया एक कोई, और ये आपका हो गया सराउंडिंग। तो सिस्टम और ये पूरा सराउंडिंग दोनों मिला दिया तो क्या बन गया, आपका यूनिवर्स बन गया। तो सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर पूरे थर्मोडायनेमिक्स यूनिवर्स का निर्माण करते हैं। सारी चीज़ें इमेजिनरी हैं, आप इसको एक एक करके याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में भी समझाया है, और अब आप सभी को ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम सबको एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया था। अब हम फटाफट से थ्योरी को समझ लेते हैं। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम वह महत्वपूर्ण होता है विभिन्न प्रकार के सिस्टम को उनकी हीट और द्रव्य का मतलब होता है मास के साथ होने वाले लेन देन के आधार पर क्लासीफाई किया जा सकता है, जो कि निम्नलिखित है। पहला है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम जैसा कि मैंने सिलेंडर पिस्टन का एग्जांपल दिया था अभी, ये है आपका क्लोज सिस्टम, जिसमें मास का आदान प्रदान नहीं होता, लेकिन एनर्जी जैसे हीट या कार्य का आदान प्रदान हो सकता है सिलेंडर पिस्टन। अगर कार्य का आदान प्रदान नहीं होगा तो आपका ये जो लगा हुआ है क्रैंक, यहाँ पे होता है क्रैंक शाफ्ट, और आपका क्रैंक शाफ्ट होता है और कनेक्टिंग रॉड होता है। तो दोनों की मदद से, ठीक है, दोनों की मदद से क्या होता है, आपका व्हील जो आपकी गाड़ी का चक्का है वो चलता है। तो जब आपका कार्य का आदान प्रदान नहीं होगा तो कैसे आपका जो है सिस्टम काम करेगा। तो ये हो गया हमारा सिलेंडर पिस्टन। उसके बाद आता है ओपन सिस्टम, जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान, मास एंड एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है। जैसा कि मैंने ये वाला जो बनाया था अभी, फिगर बना के दिया था आप लोगों को, ठीक है, इस तरीके का फिगर बनाया था कि मास और एनर्जी दोनों का आदान प्रदान होता है। टरबाइन होता है, पंप होता है, कंप्रेशर होता है, बॉयलर होता है, ये हमारा ओपन सिस्टम होता है। आइसोलेटेड सिस्टम, थर्मल फ्लास्क मैंने बताया, जिसमें ना द्रव्यमान और ना एनर्जी का आदान प्रदान होता है, वो हमारा कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। अब आता है एडियाबैटिक सिस्टम। इसके अंदर मास ट्रांसफ़र नहीं होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होता है, वर्क ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, वर्क ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, वर्क ट्रांसफ़र होता है। चलिए, तो ऐसा तंत्र जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता लेकिन कार्य हो सकता है और कभी कभी द्रव्यमान भी जा सकता है, वो कभी कभी है यदि वह बंद ना हो। यानी आप जब, जैसे कि मैंने बताया था कि इस तरीके से आपने क्या किया, चारों तरफ से ये आपका क्या है, क्लोज है, और यहाँ पे पानी है, इस पानी को गर्म कर रहे हो किसी रॉड से, तो अभी मतलब आप जब रॉड लगाए तो हो सकता है कि आपका पानी इधर उधर थोड़ा सा निकल जाए जब क्लोज प्रॉपरली नहीं होगा। तो थर्मल इंसुलेशन वाला कंटेनर या बॉक्स,
ये हो गया हमारा एडियाबैटिक सिस्टम। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज़, गुण आता है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम चलते हैं अपने नोट पॉइंट पर, फिर हम आपको नोट्स के ऊपर लौट कर आएंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जो प्रॉपर्टीज़ है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज़ है, इसका यूज क्या है, यानी ये थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी हम लगाते ही क्यों हैं, हमको ज़रूरत ही क्यों है इसकी। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सिस्टम को डिफाइन करने के लिए होती है। किसको? सिस्टम को डिफाइन किया जाता है। क्या किया जाता है? सिस्टम को परिभाषित, यानी डिफाइन करने का मतलब होता है परिभाषित, सिस्टम को परिभाषित करना। तो प्रॉपर्टी यानी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की मदद से हम किसी सिस्टम को कैसे करते हैं परिभाषित, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है। तो पहला हमारा जो प्रॉपर्टी है वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है? इंटेंसिव। अब इंग्लिश में ही इसको याद रखिएगा, आपको हिंदी में इसको पढ़ने में कोई भी मतलब कह सकते हैं कि कोई फ़ायदा होगा नहीं, और आपको हमेशा भूल जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक और प्रॉपर्टी होती है उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों का नाम लिख देते हैं, फिर आपको इसको हम समझाएंगे और एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में नहीं आई। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। किससे? मास से। किससे? मास से। स्वतंत्र किससे? मास से। यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास आर साइज ऑफ सिस्टम। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो मास, यानी आपके पास 1 किलो पानी है, यानी 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है या 2 लीटर पानी है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। ध्यान से सुनिएगा, यानी 1 कंटेनर पानी है या 10 कंटेनर पानी है, उसकी प्रॉपर्टी वही रहेगी। यानी साइज हो क्या, मास क्या हो, डजंट मैटर, उस तरीके की प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपने घनत्व सुना होगा, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी, अर्थात आपके 1 लीटर पानी का डेंसिटी निकालोगे या 2 लीटर पानी का डेंसिटी निकालो, 1 कंटेनर का डेंसिटी निकालो, 10 कंटेनर का डेंसिटी निकालो, डेंसिटी तो सेम ही आएगी। अर्थात पानी का कहीं पे भी डेंसिटी निकालोगे हमेशा 1000 ग्राम पर मीटर क्यूब आएगा। अर्थात इसका कोई भी लेना देना नहीं था कि आप 1 लीटर पानी यूज किए या 2 लीटर पानी। अर्थात कोई भी चीज़ मास और साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड ना हो, अर्थात इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दिल से लाइक करिएगा, बहुत मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आएगा, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। एकदम क्रिस्टल क्लियर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। अगर आपने गिलास का पानी लिया तो वो 1 लीटर पानी था कि 10 लीटर पानी था, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो मास डेंसिटी है यानी रो है वो सेम रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल प्रेशर। प्रेशर आपका 1 लीटर पानी हो उस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, 2 लीटर पानी है उस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, यानी वायुमंडलीय दाब दोनों के ऊपर सेम लग रहा होगा। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप 1 लीटर पानी यूज किए हो या 2 लीटर पानी। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि वह प्रॉपर्टी जो मास और साइज कितना है सिस्टम का, उन दोनों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आइए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी उल्टा होता है, डिपेंड ऑन मास एंड साइज ऑफ सिस्टम। बस एग्जाम्पल मुझे इसको देना है, आपको समझ में आ चुका है। यानी अगर मैं बात करूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो इसके अंदर मास और साइज के ऊपर ये डिपेंड होता है। अब कैसे होता है, एग्जाम्पल के ऊपर समझो। तो जैसा कि हमने ऊपर बताया कि 1 लीटर पानी लिया आपने और दूसरी जगह पे 2 लीटर पानी लिया, दोनों का घनत्व तो सेम था, ये हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। लेकिन अगर आप वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। आयतन आपने क्या किया, इस 1 लीटर पानी को और इस 2 लीटर पानी को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, तो 1 लीटर प्लस 2 लीटर बराबर हो गया 3 लीटर। वॉल्यूम में बदलाव आया कि नहीं आया, यानी
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन द मास एंड साइज ऑफ सिस्टम। अगर यहाँ पे 4 लीटर पानी होता तो ये 4 + 2 ये 6 लीटर हो जाता वॉल्यूम, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, क्लियर बात होगी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे हो गया आपका वॉल्यूम, ठीक है। मास हो गया, मास आपने क्या किया, 2 kg इधर लिया, उधर 4 kg लिया, तो दोनों तो क्या हो जाएगा, 6 kg हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी समझ में आ चुका होगा। जो आपके मास और साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं हो वो हमारा कहलाता है इंटेंसिव, जो डिपेंड हो उसको कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए नोट पॉइंट पे चलते हैं, नोट्स पर। अब हमारे सिलेबस के अंदर जो गिवन है वो गिवन है होमोजीनियस सिस्टम। क्या गिवन है, होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम का मतलब ये होता है सजातीय सिस्टम, एक ऐसा तंत्र जिसमें पूरे तंत्र में जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती हैं। यानी पूरे सिस्टम के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो समान होती है, एक ही फेज में होता है। पानी की एक बाल्टी जिसमें केवल पानी भरा हो और गैस से भरा हुआ कंटेनर, यानी अगर किसी बाल्टी में पानी भरा है तो वो पानी ही भरा है, अर्थात उस पूरे बाल्टी की प्रॉपर्टी पानी से ही है, तो ये हमारा कहलाता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है विषम, जैसे बर्फ हो और पानी हो, वाष्प हो और जल हो, यानी इसमें अलग अलग अवस्था हो किसी सिस्टम के अंदर, दोनों की भौतिक प्रॉपर्टी अलग अलग हो। ठीक है, अलग अलग अवस्था में हो और दोनों की जो भौतिक प्रॉपर्टी है वो अलग अलग हो, 2 फेज में हो, तो इस तरीके की कहलाते हैं हेट्रोजीनियस। जैसे बर्फ़ और पानी, आपने देखा भी होगा कि हल्का पानी बन चुका होता है, इस तरीके से बर्फ़ लटक रहा होता है और पानी भी रहता है, तो ये हमारा क्या कहलाया, होमोजीनियस सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़े भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, तो थर्मल इंजीनियरिंग में सिस्टम प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं गुण के आधार पर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की स्थिति और व्यवहार को समझा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज़ का यूज ही इसलिए किया जाता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम को समझें, उसकी बिहेवियर को समझा जा सके। इसमें पहला आता है एक्सटेंसिव, मैंने पहले इंटेंसिव समझाया था, वह गुण जो सिस्टम के मास पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अगर आप सिस्टम का आकार 2 गुना कर दें तो ये प्रॉपर्टी भी 2 गुना हो जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2 लीटर पानी है और 3 लीटर पानी है, तो वॉल्यूम जो है वो 5 लीटर हो जाएगा, वॉल्यूम 5 लीटर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो 5 लीटर पानी का डेंसिटी की बात करें या 10 लीटर पानी की डेंसिटी यानी घनत्व की बात करें, तो दोनों के लिए ही घनत्व की वैल्यू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होगी। ठीक है, चलिए, तो द्रव्यमान, आयतन, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। ऐसे गुण जो मास पर निर्भर नहीं करते बल्कि किसी पॉइंट पर निर्भर करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबके लिए सेम रहेगा, घनत्व, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी दोनों में अंतर होता है, आने वाली समझ में आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम समय के साथ अपने सभी गुणों, तापमान, दाब, रचना आदि में कोई परिवर्तन नहीं दर्शाता और वह अपने परिवेश के साथ संतुलन में होता है, परिवेश का मतलब क्या है, सराउंडिंग के साथ संतुलन में होता है, तब कहा जाता है कि सिस्टम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में है। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए शर्त होती है, वो 3 शर्त होती है, उसको हम यहाँ पे अगर लिखे होंगे तो बिल्कुल समझाएंगे। तो बिल्कुल लिखा है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम के लिए 3 शर्त होती है। आपके थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम हो, कोई सिस्टम पूरी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हो, उसके लिए 3 प्रमुख संतुलन स्थिति होती है। क्या क्या, पहला थर्मल इक्विलिब्रियम, जो हमारा सिस्टम होना चाहिए वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो बिल्कुल थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, सिस्टम के सभी हिस्से, उसके परिवेश का तापमान समान हो और कोई भी ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में हो रहा हो, तो हमारा जो कैसा मतलब जो सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और भी कुछ होना चाहिए, क्या क्या आगे समझेंगे। अगर एक बॉक्स के अंदर 2 गैस चैम्बर हैं, दोनों का तापमान समान है, तो वो कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। एक कोई बॉक्स है, यहाँ पे भी गैस चैम्बर है, इसके भी चैम्बर, दोनों का टेम्परेचर समान है, तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। दूसरा आता है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम के अंदर कोई भी अनबैलेंस फोर्स ना हो, कोई बाहर से वाइब्रेशन ना हो रहा हो, कोई से कंपन ना हो रहा हो, कोई बाहर का दबाव ना हो रहा हो। ठीक है, अर्थात कोई भी अनवांटेड चीज़ ना हो रहा हो, जैसे पिस्टन ऊपर नीचे ना हो। ठीक है,
तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। अगर सिलेंडर के अंदर गैस पिस्टन को ना धकेल रही हो तो सिस्टम क्या होगा, यांत्रिक संतुलन में होगा, यानी आपका नॉर्मल गैस फिल है और हमारा सिस्टम क्या है, एकदम से इक्विलिब्रियम यानी खड़ा पोजीशन में है, इस तरीके से है। अगला है केमिकल इक्विलिब्रियम। जब कोई रासायनिक प्रतिक्रिया ना हो, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, कोई अनवांटेड केमिकल रिएक्शन ना हो रहा हो, तो वो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। अगर किसी कंटेनर में गैस मिश्रण है और कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हो रही है तो ये हमारा कहलाएगा क्या, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, क्या कहलाएगा हमारा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो मतलब ये हमारा हो गया केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इन तीनों की शर्त क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में हो, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में हो। जब तीनों बराबर होंगे तो ये हमारा कहलाएगा थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। क्या कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम तीनों बराबर हों, तीनों एक सम हो, इस तरीके से हो, तो हमारा ये थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो हमने यूनिट नंबर 1 को काफ़ी हद तक पढ़ाया है। आपको हमारा यूनिट नंबर 1 का लेक्चर कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा। हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हम सारे लेक्चर्स आप सभी को लेंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक फ्लूइड मैकेनिक्स के लेक्चर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।